नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम हेल्थ एड की यूनिट नंबर 13 की, जिसका नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कि हम कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से आइडियाज़ अपना के, कौन कौन से प्रिवेंशन प्रिकॉशंस अपना के हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको उससे प्रिवेंट हो सकते हैं अपन। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, कि होम हेल्थ एड होने के नाते आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन में और इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या रोल होते हैं वो चीज़ हम बात करेंगे इसमें। द रोल ऑफ होम हेल्थ एड इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इज वाइटल एज द डायरेक्टली interact with patient in their homes, often providing essential care to individual who are elderly, disabled or recovery from illness। कि जो होम हेल्थ एड होता है वो इन्फेक्शन इन्फेक्शन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। कैसे कि वो मरीज की केयर करता है हॉस्पिटल में, तो मरीज इन्फेक्टेड होता है, वहाँ पर इन्फेक्टेड चीज़ों को छूता है, तो ऐसे मरीज डायरेक्ट इन्फेक्शन के कंट्रोल कांटेक्ट में आता है और वो मरीजों की केयर करता है जो बीमार है या फिर कोई ऑपरेशन जिसकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है, उन चीज़ों के डायरेक्ट वहाँ से इन्फेक्शन के कंट्रोल में आता है हॉस्पिटल में। तो हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जिसकी मदद से वह इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है और उससे प्रिवेंट हो सकता है। तो पहला है एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करें उसकी उसको एजुकेशन, उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसकी, और जो भी प्रैक्टिस है इन्फेक्शन कंट्रोल करने की उनको वो इम्प्लीमेंट करें तो वो इन्फेक्शन से बच सकता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। जो पेशेंट है उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छे से करें, उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करें कि उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ की वो मॉनिटरिंग करेगा, उस चीज़ की वो ऑब्जर्वेशन करेगा। फिर है प्रॉपर हैंड हाइजीन। यदि वह पेशेंट की केयर करते समय अच्छे से प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन करेगा तो वो इन्फेक्शन से बच सकता है। फिर है यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वह पीपी किट पहनकर अगर पेशेंट की केयर करेगा तो वो इन्फेक्शन से बच सकता है, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर है एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट। जो उसका चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से क्लीन रखेगा, उसको डिसइंफेक्टेंट रखेगा तो वह इन्फेक्शन से बच सकता है, खुद भी बच सकता है और अपने जिस मरीज की वो केयर कर रहा है उस मरीज को भी बचा सकता है। फिर है सेफ हैंडलिंग ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, जो मेडिसिन हो गई, उसके खाने के जो प्रोडक्ट्स हो गए, अगर उनकी वो अच्छे से केयर करेगा, इन्फेक्शन का ध्यान रखेगा कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो वो इन्फेक्शन से बच सकता है। फिर है प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग। जो वैक्सीनेशन है वो अच्छे से अपने आप को वैक्सीनेटेड रखेगा, मरीज को अच्छे से वैक्सीनेटेड रखेगा और हेल्थ के जो जो अपनी हेल्थ के जो भी चेकअप्स वगैरह होते हैं यदि वो टाइम टू टाइम करवाएगा तो इन्फेक्शन से बच सकता है और इन्फेक्शन को वो कंट्रोल कर सकता है। फिर है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। इन्फेक्शन के बारे में मरीज को वो एजुकेशन दे के वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग अपनी सीनियर्स को करके या उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके वो इन्फेक्शन को ज़्यादा फैलने से रोक सकता है। कोलाब्रेशन विथ हेल्थ टीम। जो उसकी हेल्थ टीम है उसके साथ वो बातचीत करके कोलाबरेट करके इन्फेक्शन को रोक सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कि इन्फेक्शन कंट्रोल करना और प्रिवेंशन करना क्यों जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो पहला है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के लिए हमारे को इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। द प्राइमरी गोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इज टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एक्वायर्ड इन्फेक्शन ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ देयर केयर। कि जो प्राइमरी गोल होता है पेशेंट की सेफ्टी, प्राइमरी गोल होता है एक होम हेल्थ एड की या कोई भी जो मेडिकल ऑफिसर है जो पेशेंट की केयर कर रहा है,
उसका प्राइमरी गोल यही होता है कि मरीज की सेफ्टी हो। तो इसमें जो होम हेल्थ एड होता है या नर्स हो गई, डॉक्टर हो गया, वो सबसे पहले यही ध्यान रखता है कि हमारी वजह से या किसी और की वजह से पेशेंट को कोई हानि नहीं पहुंचे। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना होता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कैन लीड टू प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, इंक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एंड एडेड हेल्थ केयर कॉस्ट। जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है, जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है, वो कब होता है? या तो हम लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल में रहें, मरीज और उसके घर वाले हो गए, विजिटर्स हो गए, वो लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल में रहें तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट है, जो इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम जो इन्फेक्शन होता है, ये इसका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा पड़ता है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेल्थ। यदि हम इस इन्फेक्शन को होने से रोकेंगे तो जो मरीज है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, और हम अपने आप की जो हेल्थ, अपनी जो हेल्थ है, मरीज की हेल्थ है, उनके रिलेटिव्स की हेल्थ है, उन सबको अपन बचा सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करके, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके हम बचा सकते हैं उनको, उनकी मरीज की सेफ्टी कर सकते हैं। फिर है हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो मरीज की केयर कर रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी जरूरी है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर आल्सो प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीज। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो मरीज की हेल्प कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी उनको इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि वही इन्फेक्टेड हो गए तो मरीज तो इन्फेक्टेड होगा ही होगा, और जो भी उसके कांटेक्ट में आएंगे जो हेल्थ केयर वर्कर है, वो सब इन्फेक्टेड होंगे। तो अपन कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करके हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं? तो अपन हैंड हाइजीन करके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अप्रोप्रिएट एक अच्छी पीपीई किट, एक अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट पहन के हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग सेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स है, जो मरीज की ट्रीटमेंट में जो भी इक्विपमेंट्स काम आ रहे हैं, उनको हम अच्छे से उनकी केयर करके, उनको अच्छे से उनको स्टेलाइज करके, उनको अच्छे से उनको मेंटेन करके रखेंगे तो हम इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स रिड्यूस देयर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन एंड स्प्रेडिंग देम टू पेशेंट एंड कोलेजियस। और ये चीज़ें करके हम अपना जो इन्फेक्शन होने का रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। और जो इन्फेक्शन फैलता है एक दूसरे से, अपने से पेशेंट में हो गया, जो अपने हेल्थ केयर टीम है, उनकी हेल्थ केयर टीम में किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हो, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो एंटीमाइक्रोबियल होता है, उससे हम कैसे प्रिवेंट करें? ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। कि जो एंटीबायोटिक होती है, उसका ओवर यूज करने से, उसका ज़्यादा यूज करने से हमारे को क्या हो जाएगा? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में, मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट। ये जो इन्फेक्शन होगा, एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज करने से। इनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हेल्प रिड्यूस द नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्लो द स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, प्रिजर्विंग द इफेक्टिवनेस एंड एंटीबायोटिक्स फॉर फ्यूचर यूज। कि अपन इस इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? हमारे को लिमिट में ही एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। यदि हमारे को ज़रूरत है एंटीबायोटिक की, या मरीज को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तो ही हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, और जितनी उसको नीड है उतनी ही एंटीबायोटिक्स देंगे। अन्यथा उसकी क्या हो जाएगा? एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम पब्लिक हेल्थ की। अपन पब्लिक हेल्थ को बचाएंगे, इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जरूरी है। क्योंकि हमारे को जो पब्लिक की हेल्थ है उसको अपने को प्रिवेंट करना है, इसीलिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे और उसके प्रिवेंशन करेंगे उस इन्फेक्शन से।
अब हमारा अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्स से हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहला तो है एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हजारों लाखों की संख्या में बैक्टीरिया बैक्टीरिया हुआ, वायरस वगैरह ये पाए जाते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को अपने को क्या रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है, बिल्कुल स्वच्छ रखना है अपने को। फिर है ब्लड को, इन्फेक्टेड ब्लड लगने से हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी बॉडी फ्लूइड, किसी मरीज का बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। किसी मरीज के सिक्रेशन, उनके जो सिक्रेशंस निकलते हैं जैसे सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गई, इन चीज़ों से हमारे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सक्रीशन, उनकी बॉडी से जो भी एक्सक्रीशन निकल रहा है, यूरिन हो गया, इन चीज़ों से हमारे इन्फेक्शन हो सकता है। प्लेसेंटा से हमारे इन्फेक्शन हो सकता है। कंटामिनेटेड शार्प आइटम है, जो कंटामिनेटेड है, जो इन्फेक्टेड शार्प आइटम्स होते हैं, वो हमारे लगने से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अदर क्लाइंट एंड विजिटर्स, जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी पेशेंट है, उनसे हो सकता है। उनके जो रिलेटिव्स है, उनसे हमारे को, यदि हम उनसे हैंड शेक करेंगे, उनके ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, बिना मास्क हम उनसे बात करेंगे, उनकी पेशेंट पेशेंट की जिन चीज़ों को अगर हम यूज़ करेंगे, इन्फेक्टेड चीज़ों को, तो हम इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। पीपुल इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, उनसे हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ से हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज किए जाते हैं। तो पहला तो है हैंड वॉशिंग, अपने को हैंड वॉशिंग करनी है अच्छे से। हैंड वॉशिंग की स्टेप यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गई है। पहली स्टेप है पाम टू पाम, फिर है बिटवीन द फिंगर्स, उसके बाद में बैक ऑफ हैंड्स, जो अपने हैंड्स है उसको पीछे से अपन साफ करेंगे। उसके बाद में अपना जो ये अंगूठा है उसको राउंड घुमा घुमा के अपन इसको क्लीन करेंगे। उसके बाद में अपनी जो फिंगर्स हैं, उनको बैक ऑफ फिंगर्स, अपनी जो फिंगर्स की जो बैक सरफेस है, इसको अपन थंब से ऐसे क्लीन करेंगे। उसके बाद में जो अपनी जो फिंगर्स है, उसकी जो नेल ऑफ टिप्स है, इसको अपन अपनी पाम पे ऐसे ऐसे घुमाएंगे। उसके बाद में अपनी जो रिस्ट है, कलाई कलाई को अपन क्लीन करेंगे। उसके बाद में अपने अपन हाथ धो लेंगे और अपने हाथों को क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। तो ये होती है हमारी हैंड वॉशिंग के स्टेप्स। फिर है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर, जो पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपन पहन के इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, जो शार्प्स होते हैं, जो नुकीले आइटम होते हैं पेशेंट के, इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड, उनको अच्छे से अपन डिस्पोज करके, उनकी अच्छे से अपन उनको मेंटेन हैंडलिंग करके अपन इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेनिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को अपन क्लीन रख के अपन इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, उसको अच्छे से डिस्पोज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर, की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। उसमें ग्लव्स होते हैं, मास्क वगैरह, मास्क होता है, जो आई कवर होता है, गोगल्स होते हैं, गाउन होता है, केप होती है, फुटवियर, अच्छे जूते होते हैं, उनके शू कवर होते हैं, फेस मास्क होता है। ये चीज़ें क्या होती है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, इसके पूरी के पार्ट है ये। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, कि कैसे हम जो डिस्पोजल शार्प आइटम है, उनका अच्छे से कैसे डिस्पोज कर सकते हैं अपन। निडल एंड सिरिंज होती है, उनको कैसे अपन डिस्पोज करें। यूज डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज ओनली वंस, जो भी ऐसी निडल्स और सिरिंज जो एक ही बार यूज कर सकते हैं, उनको अपन जो डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंज होती है, उनको एक ही बार यूज लेना है, सिंगल यूज के लिए होती है वो। फिर है ऑलवेज वियर यूटिलिटी ग्लव्स वाइल हैंडलिंग शार्प, जब भी अपन जो शार्प आइटम है कंटामिनेटेड, उनको अपन डिस्पोज कर रहे हैं, तो हमारे को क्या पहनना है, ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के बाद में ही उनको डिस्कार्ड करना है अपने को।
डू नॉट रिकेप बैंड और ब्रेक निडल बिफोर डिस्पोजल, कि अपने को उसको डिस्कार्ड करने से पहले अपने को उनको रिकेप नहीं करना है, उनकी केप को नहीं हटाना है, या उसको बेंड नहीं करना है, ब्रेक तोड़ना नहीं है उस निडल को, सिरिंज को। डिस्पोजल करने से पहले अपने को ये कुछ भी नहीं करना है। फिर है मेक ए निडल अनयूजेबल आफ्टर सिंगल यूज बाय बर्निंग देम इन निडल डिस्ट्रॉयर, कि जो निडल होती है जो अनयूजेबल, जो जिसका यूज नहीं हुआ है, उसको सिंगल यूज के बाद में अपने को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है निडल डिस्ट्रॉयर में, उसको जला देना है। उसके बाद में है नेवर बर्न सिरिंज, जो सिरिंज होती है उसको अपने को जलाना नहीं है। डिस्पोज ऑफ निडल एंड सिरिंज इन ए पंक्चर प्रूफ कंटेनर, जो निडल और सिरिंज होती है उनको अपने को एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है वाइट कलर का, उसमें अपने को उसमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेंटेनिंग क्लीन एनवायरनमेंट, कि हम एक एनवायरनमेंट होता है उसको कैसे क्लीन करें। तो क्लीन, अपने को क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम किस किस से अपने एनवायरनमेंट को अपन साफ कर सकते हैं। तो पहला है प्लेन डिटर्जेंट एंड वाटर, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो डर्ट वगैरह होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको अपन रिमूव कर सकते हैं, जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह लगे हुए हैं कहीं पर, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन डिटर्जेंट और वाटर से साफ कर सकते हैं। फिर है डिसइंफेक्टेंट 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन, इससे अपन क्या कर सकते हैं, टू क्लीन अप स्पिल ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स, यदि कोई ब्लड फैल गया है कहीं पर कोई पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स वगैरह है, तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। और यदि फॉर क्लीनिंग एरियाज, ऑपरेशन थिएटर, प्रोसीजर रूम, ये चीज़ें अपन साफ करने के लिए क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की। तो इसकी स्टेप होती है 4, सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ये 4 स्टेप्स के द्वारा हम जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अपन डिस्पोज कर सकते हैं। फिर अगली हम बात करेंगे द टेक्निक्स ऑफ प्रॉपर यूजेज ऑफ पीपी, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसकी, उसको पहनने की क्या क्या टेक्निक्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है इसमें सिलेक्शन ऑफ पीपी, अपने को एक अच्छी क्वालिटी की पीपी का सिलेक्शन करना आना चाहिए। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड फेमिलराइजेशन, अपने को उसको पहनने की ट्रेनिंग लेनी, अपने को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम उसको कैसे वियर कर सकते हैं, कैसे पहन सकते हैं, या उसका कैसे अच्छे से सिलेक्शन करें, हम किस बेस पे उसको सिलेक्ट करें, हम वो चीज़ें अपने को आनी चाहिए। फिर है इंस्पेक्शन बिफोर यूज, उसको यूज करने से पहले अपने को उसका इंस्पेक्शन करना है, पीपी का कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं कहीं पर अगर ब्रेक है, कहीं से फटी हुई है, तो वो चीज़ें अपने को देख लेनी है पहनने से पहले। अपने को उसको अच्छे से रखना आना चाहिए पीपीई को। यूज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अपने को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना है। अवॉइड कंटामिनेटेड ड्यूरिंग यूज, अपने को यूज करते समय उसको कंटामिनेटेड, कम से कम कंटामिनेटेड करना चाहिए, उसको ज़्यादा कम से कम इन्फेक्टेड हो, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। पीपी को अच्छे से संभाल के रखना है अपने को। डिस्पोजल एंड स्टोरेज, अपने को उसको डिस्पोजल करना आना चाहिए, उसको स्टोरेज करना आना चाहिए कि कैसे पीपी को स्टोरेज करते हैं, कैसे उसको डिस्कार्ड करते हैं। मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट, उसको उसका कैसे मेंटेनेंस रखे, उसको कैसे रिप्लेसमेंट करे उसका। कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, और उसका कैसे अपन पीपी को कैसे सुपरविजन करें, ये चीज़ें होती है टेक्निक्स ऑफ प्रॉपर यूजेज ऑफ पीपी, कि एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसका अपन कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपी, कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उस वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड, ये हमारे को इन्फेक्शियस जो हैजार्ड होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे हमारे हमारे को प्रोटेक्ट करती है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, जो इन्फेक्शन और डिजीज होती है उससे हमारे को प्रिवेंट करती है। फिर है सेफ्टी कल्चर एंड एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, जो मरीज जो
एम्प्लॉय होता है जो उसको पहनता है, जो वर्कर होता है, उसको एक सेफ्टी कल्चर प्रोवाइड करवाती है और उनको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाती है पेशेंट की केयर करने के लिए। फिर है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कि कोई भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करने के लिए पीपी बहुत ज़रूरी होती है। फिर है इनक्रेज प्रोडक्टिविटी, जो पेशेंट की केयर है उसमें पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने में ये काम काम करती है। यदि हम पीपी पहने रहेंगे तो पेशेंट की केयर करने में हम थोड़ा हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसा हम सोचेंगे नहीं कि कहीं ये इन्फेक्शन मेरे को नहीं हो जाए। अगर यदि हम पीपी पहने रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर है पब्लिक हेल्थ बेनिफिट, इससे पब्लिक को, यदि हम इन्फेक्टेड हैं और हम पीपी पहने हुए हैं तो जो पब्लिक है जो हमारे कांटेक्ट में आएगी, जैसे पेशेंट के रिलेटिव्स हो गए, अदर हमारी मेडिकल टीम हो गई, तो उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। लास्ट है लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट, ये हमारे को लंबे समय तक हमारा जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हमारे को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे वेरियस वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनके खिलाफ अपने को वैक्सीनेशन करना है। इसमें मीजल्स हो गई, मीजल्स माम्स एंड रूबेला, जिसको एमएमआर के नाम से जाने जाते हैं, इसकी अपने को वैक्सीनेशन करवानी है ताकि हम एमएमआर जो इन्फेक्शियस डिजीज है इससे हम बच सकें। डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्टुसिस, जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो अपने को लेनी है ताकि हम डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस नामक बीमारी से बच सकें। अपने को पोलियो वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए हमारे, ताकि हमारे को पोलियो पोलियो नामक बीमारी नहीं हो। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए हमारे, ताकि हम, यदि यह इन्फेक्शन किसी के हो तो उसका इन्फेक्शन हमारे को नहीं हो। वेरिसेला वैक्सीन होनी चाहिए, जो चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है उससे ये हमारे को प्रोटेक्ट करती है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेपेटाइटिस ए नामक इन्फेक्शन से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उससे हमारे को प्रोटेक्ट करती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो जो वायरस होता है ये, इससे हमारे को प्रोटेक्ट करती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो भी न्यूमोकोकल जो भी इन्फेक्शन होते हैं, न्यूमोनिया हो गया, इन चीज़ों से हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। मेनिंजियोकोकल वैक्सीन, जो मेनिंजाइटिस वगैरह बीमारी जो होती है इनसे हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। रोटा वायरस वैक्सीन हो गई, जो रोटा वायरस होता है उससे हमारे को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन, जो जिसको बीसीजी के नाम से जानते हैं, ये हमारे ट्यूबरक्लोसिस से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, क्या एक हेल्दी लिविंग के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपनाए जाते हैं। तो हमारे को हमारी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए अपने को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, अच्छे से हमारे को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। उसके बाद में हेल्दी ईटिंग, हमारे को हेल्दी डाइट लेनी है, एक अच्छा खाना इनटेक करना है अपने को। एडिक्वेट स्लीप, अपने को पर्याप्त नींद लेनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना जो स्ट्रेस है, अपने को जो भी दुनिया भर की टेंशन है उसको अपने को कम करना है। हाइड्रेशन, अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पानी पीना है। अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जो भी नशीले पदार्थ है, अल्कोहल हो गई, टोबैको हो गया, सिगरेट वगैरह हो गई, इन चीज़ों को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। सोशल कनेक्शंस, अपने को सोशल कनेक्शन, जो लोगों के साथ जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे को अच्छे रखने हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा के हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज को वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।